वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल सिद्धांत कोचिंग क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, आज नीट की एग्ज़ाम हुई है शाम के 6:30 बजे और पेपर आ चुका है अपने पास। और पेपर जब हमने देखा तो वही सारे सवाल थे जो हमने टेस्ट में लिए थे। अगर आप आज भी अपने जितने भी पेपर हुए एक साल में वो अगर निकाल लेते हैं और उनमें के सवाल देखते हैं मैच करके, तो आप देखेंगे कि 45 में से 45 के 45 भी आपको अपने टेस्ट में हुए सवाल मिलेंगे। मतलब जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज या अपने साल भर के जो पेपर थे वो अच्छे से दिए हैं, अच्छे से मेहनत की है, उनको जरूर अच्छा स्कोर मिलेगा। पेपर बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल भी बहुत आसान थे। मतलब बच्चों को एक अच्छा स्कोर मिलेगा। लेकिन इसके साथ अब ये थोड़ा सा डर लग रहा है कि कट ऑफ कहीं बढ़ ना जाए। कट ऑफ अगर 500 550 के मतलब 550 के ऊपर चला गया तो फिर डर रहता है कि बच्चों को इतना स्कोर करने के लिए तीनों सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा चाहिए, बराबर है। तो अब पेपर आसान निकला है, पढ़ाई करने वाले बच्चे बहुत सारे हैं। हमें लगता है कि हम नहीं पढ़ाई करते तो कोई और नहीं पढ़ाई करता, लेकिन पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं। अब देखो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, 550 या 560 के आसपास कट ऑफ जा सकता है बच्चों। तो आप थोड़ा सा आप भी से तैयारी रखिएगा। पेपर अब हमने देखे 3-4 साल से पेपर आसान ही आ रहे हैं, और जो हम क्वेश्चंस क्लास में लेते हैं वही क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं, एज इट इज आते हैं, विच वैल्यू भी, बराबर है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कट ऑफ बढ़ने का मेन प्रॉब्लम यह है कि बच्चे तीनों सब्जेक्ट साथ लेकर नहीं चलते। जो आसान लगता है वही करते, फिजिक्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा दुर्लक्ष्य करते हैं, केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, और इसलिए उनका टोटल स्कोर कम आता है। आपको एमबीबीएस में जाने के लिए बच्चों टोटल स्कोर चाहिए। पेपर आसान ही आते हैं, सिर्फ टोटल स्कोर मतलब तीनों सब्जेक्ट की आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो आपके पास अभी बहुत सारा समय है, तो आप इन सीनियर बच्चों का गाइडेंस लो। आप उनको पूछो कि भाई कैसे सवाल आते हैं, उनसे पेपर ले लो, उसकी कॉपी अपने पास रख लो, बराबर है। और जैसे सवाल लिए थे बस वैसे ही आए हैं, आपका भरोसा नहीं। आपको कोई बोल देता है कि ये बोर्ड का लेते हैं, एनसीईआरटी का लेते नहीं है। आपके दिमाग में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो मिसगाइड करते हैं आपको, और फिर आपका हमारे ऊपर का भरोसा थोड़ा सा कम हो जाता है, और इसकी वजह से आप फिर डाइवर्ट हो जाते हो, तो नुकसान आपका ही होता है। ये लोगों को कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ डाइवर्ट करना है। हम जैसा बोलते हैं वैसा आप सुनेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा मिलता, लेकिन लोगों को, बाकी के जो लोग हैं, जानबूझ के मिसगाइड करते हैं, ऐसे अलग अलग अफवाहें फैलाते हैं। तो आप उन अफवाह पर भरोसा मत रखिएगा। बहुत अच्छे से हम लेते हैं, और इसका पूरा प्रूफ ये है कि आज देखो पेपर में वही सारे सवाल है जो हमने पेपर में लिए थे। मतलब हमें इस साल बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला, इसकी गारंटी आज ही आ गई हमें, बराबर है। तो आप भी बच्चों पूरा भरोसा रखिएगा, पूरी अच्छे से मेहनत कीजिएगा, और तीनों सब्जेक्ट की अच्छे मेहनत कीजिएगा, मतलब अपना स्कोर अच्छा रहेगा। पेपर इजी आते हैं तो आनंद नहीं मनाना चाहिए, उल्टा दुख होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ अगर 600 के ऊपर चला गया तो अब देखो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना स्कोर लाना पड़ेगा। बायोलॉजी में 300, तो 300 की जिम्मेदारी आती है फिजिक्स केमिस्ट्री की। 150 झक मार के हासिल करने पड़ते हैं। तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 150 मिलेंगे क्या? पढ़ाई नहीं करते बच्चे। तो आपको शुरुआत से लेकर अच्छी सी पढ़ाई करनी है, एक टेम्पो मेंटेन करना है, अपना अच्छा ग्रुप मेंटेन करो बच्चों। जो बच्चे पढ़ाकू है उनके साथ रहा करो, या फिर खुद इनिशिएट कर लो, खुद अपने दोस्तों को सवाल पूछा करो कि ये भाई ऐसा क्यों है, इसका आंसर बताओ, जरा उसका आंसर बताओ। माहौल क्रिएट करो, और ये माहौल अगर 7-8 महीने भी रहा ना बच्चों, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि रिजल्ट आपका है, कोई रोक नहीं सकता आपको रिजल्ट हासिल करने से। सिर्फ एक मेंटालिटी में आपके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं, इस साल हमें नीट क्रैक करनी है। और नीट क्रैक करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही पढ़ाई करना पड़ता है, लेकिन रेगुलरली रोज करना पड़ता है। आप एक ही दिन बहुत सारा करते हो और फिर 7-8 दिन आराम करते हो, कोई मायने नहीं रखता, कोई महत्व नहीं उसका। तो बच्चों मतलब यहाँ से पोट तिडकीनं सांगतोय मी की मनापासून अभ्यास करा आणि स्वतःला त्याच्यात इन्व्हॉल्व करून घ्या, तुम्हाला सक्सेस भेटेल। कोणीच तुम्हाला सक्सेस भेटण्यापासून रोकू शकत नहीं। बहुत ही आसान पेपर आते हैं, अगले साल भी मुझे मालूम है कि पेपर ऐसा ही आएगा, लेकिन आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आसान उसके होगा जिसने पढ़ाई की, जिसने कुछ पढ़ाई नहीं उसके लिए तो आसान पेपर भी डिफिकल्ट होगा। तो बच्चों, मेरी तहे दिल से आपके रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर पढ़ाई करो, प्रॉपर वे में पढ़ाई करो, और अपने दोस्तों को भी उस पढ़ाई में इन्वॉल्व करो, एक एटमॉस्फेयर मेंटेन करो। और मैं बताता हूँ आपको कि आपको रिजल्ट मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ये मेरी ख्वाहिश है बच्चों, आपको पूरी करनी है। बस इतना मेरा कहना मान लो, रिजल्ट आपको मिलेगा। तो देखिए बच्चों, अब हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
तो हमने कल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ये टॉपिक खत्म किया है और उसका न्यूमेरिकल भी तैयार किया, न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला भी देख लिया है। न्यू रेट एट हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या है 5 to the power n टाइम्स R1, वेयर R1 इज रेट ऑफ रिएक्शन एट लोअर टेम्परेचर जो भी दिया हुआ होगा, R2 is the rate of reaction at somewhat higher temperature, phi is the temperature coefficient and n is number of installments of 10। phi की वैल्यू जनरली 2 रहती है, 2 के और 3 के बीच में रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन के लिए phi 2 होता है, इसलिए हमने ये फार्मूला तैयार किया था। R2 is equal to 2 to the power n times R1 where n is number of installments of 10। और n कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय 10, ये हमें क्या देता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 देता है। ये बहुत बार सवाल इस पर पूछे गए हैं, तो आपको भी इस पर सवाल आ सकते, किताबों में आप जाएंगे तो आपको ये सवाल मिल जाएंगे। तो ये हुआ था अपना लास्ट लेक्चर में। अब हम जाएंगे कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। देखिए बच्चों, अब तक हमने ये देख लिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस फैक्टर पर डिपेंडेंट है। हमने ये देख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, एक्सोथर्मिक होगी तो उसके लिए भी देख लिया है, एंडोथर्मिक होगा तो उसके लिए भी, ऑन द बेसिस ऑफ ली चाटलियर प्रिंसिपल। ये भी बताया गया हमें कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन छोड़ दी बच्चों आपने, तो सारे ऑर्डर की जो रिएक्शंस है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डेफिनेटली क्या है डिपेंडेंट है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ तो रेट बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन कम करो तो रेट कम होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर ऑफ पॉजिटिव ऑर्डर। नेगेटिव ऑर्डर की रिएक्शन रहेगी तो उस वक्त क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो रेट कम होगा, लेकिन नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स कैसे बच्चों बहुत कम है। इसलिए हम जनरलाइज स्टेटमेंट बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, व्हेनेवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस रेट इंक्रीजेस। ये हमारा जनरलाइज स्टेटमेंट है, ये एप्लीकेबल होता है पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस क्या है बच्चों पॉजिटिव ऑर्डर के साथ होती है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा है कि रेट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कैसे डिपेंड होगा, ली चाटलियर प्रिंसिपल से हम बता सकते हैं। रेट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए एन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसा समझो, तो रेट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये है। अब हमें यहां पे देखना है कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अब कोलिजन थ्योरी का कहना क्या था, तो इसलिए हमें वापस से बेसिक के पास जाना पड़ेगा। तो बच्चों आपको याद होगा कि हमने रिएक्शन को डिफाइन किया था। रिएक्शन क्या है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। एकदम सिंपल वर्ड में हम रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। अब बॉन्ड ब्रेक करने हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को। एनर्जी सप्लाई करेंगे हम सफिशिएंट अमाउंट की, तो क्या होगा, बॉन्ड्स वीक वीक होते जाएंगे और फाइनली ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत आसान है, सिर्फ एनर्जी सप्लाई करो। एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो मॉलिक्यूल बॉन्डेड एटम्स एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगी और वो जोर जोर से क्या होंगे, ऑसिलेट होंगे, वाइब्रेट होंगे, और वाइब्रेट होते होते एक समय पर इतने दूर चले जाएंगे कि वापस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। उसी स्टेज को हम बोलते हैं कि बॉन्ड ब्रेक हो गया। बराबर है। तो जब हम मॉलिक्यूल्स को एनर्जी सप्लाई करेंगे तो बॉन्डेड एटम वाइब्रेट होंगे फास्टली, और फास्टली वाइब्रेट होते होते उनके बीच में का डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा, हर वक्त बढ़ते जाएगा, और एक समय वो डिस्टेंस इतना बढ़ेगा कि उस डिस्टेंस पर से वापस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब उस स्टेज को हम बोलते हैं कि बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो बॉन्ड ब्रेक करना बहुत आसान चीज है, बस एनर्जी सप्लाई करो। अब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद स्टेज आती है बॉन्ड फॉर्म होने की। अब बॉन्ड फॉर्म होना है, अब बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, तो देखिए हमने केमिकल काइनेटिक्स के पहले ही देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन ओनली। आयोनिक रिएक्शन को स्टडी नहीं करता क्योंकि वो बहुत फास्ट है। वेरी वेरी स्लो रिएक्शन को भी वो स्टडी नहीं करता क्योंकि हमारा लाइफ स्पैन उतना नहीं है। हम किसे स्टडी करते हैं, मॉडरेटली स्लो रिएक्शन को, और उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था बच्चों, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जब मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में तो कोवालेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स को हम वहां पे कंसीडर करते हैं। कोवालेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूलर रिएक्शन में आते हैं, और जब कोवालेंट बॉन्ड ब्रेक करना हो तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और फिर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक हो गया एनर्जी सप्लाई कर करके, तो ब्रेकिंग इज वेरी इजी। मेकिंग ऑफ बॉन्ड कैसे होगा, अब कोवालेंट बॉन्ड है भाई,
कोवैलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं? जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में पेनिट्रेट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे में ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे में धंसते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल नथिंग बट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है। लेकिन भाई एटॉमिक ऑर्बिटल, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल ले लो, एस ले लो, पी ले लो, डी ले लो, कोई भी ले लो, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला रीजन होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताई मैंने। ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप है। अब ये एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल इन शेप है, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब ये जो स्फेरिकल शेप है इट इज रिच इन नेगेटिव चार्ज। तो ये भी नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाफ फिल ऑर्बिटल ओवरलैप्स टू फॉर्म बॉन्ड। इसका हाफ फिल ऑर्बिटल, इसका हाफ फिल ऑर्बिटल, दोनों के पास एक एक अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, दोनों ओवरलैप हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये नेगेटिवली चार्ज ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा बच्चों? लाइक चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करेंगे। हमने बताया कि वी आर स्टडिंग मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मतलब वी आर स्टडिंग दोज रिएक्शन इन विच ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस। व्हाट इज मीन बाय कोवैलेंट बॉन्ड? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। हाउ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म? बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच रीजन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिच रीजन्स है तो जाहिर है कि उन पे नेगेटिवली चार्ज रहेगा, और नेगेटिवली चार्ज रीजन जब एक दूसरे के पास आएंगे बच्चों, तो जब बहुत ही करीब आएंगे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, और रिपल्सिव फोर्स बढ़ने के बाद वापस से दूर जाएंगे, वापस नजदीक आएंगे, वापस से दूर जाएंगे, ओवरलैप होंगे ही नहीं। ओवरलैप जब तक नहीं होंगे तब तक बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो उनको ओवरलैप होने के लिए क्या चाहिए? तो इस कोलिजन थ्योरी का कहना यह था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे तभी वो एक दूसरे में पेनिट्रेट हो सकते हैं, तभी वो क्या कर सकते हैं? एक दूसरे में धंस सकते हैं, तभी क्या कर सकते हैं? बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल बड़े प्यार से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, बड़े प्यार से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो फिर इतना स्लोली आएंगे तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट रहेगा बच्चों, और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट रहेगा तो ऑर्बिटल्स दूर दूर चले जाएंगे, ओवरलैप हो ही नहीं पाएंगे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप होना है तो उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है ड्यू टू लाइक चार्जेस, उसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। और वो ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है, देखो आपके पास दो बार मैग्नेट है और दोनों का नॉर्थ पोल आपने नजदीक लाने की कोशिश की, एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का नॉर्थ पोल। जब आप दूर से उनको नजदीक लाने की कोशिश करोगे तो जैसा जैसा डिस्टेंस कम हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स बढ़ते जाएगा, और जब वो बहुत ही नजदीक आएंगे तो आप फोर्स से उनको नजदीक लाने की कोशिश करोगे, लेकिन मैग्नेट एक दूसरे को स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, आपके हाथ स्लिप मारेंगे और नजदीक नहीं ला पाएंगे। जैसे आप उन मैग्नेट्स को नजदीक लाने की कोशिश करोगे ताकत भी ज्यादा लगेगी और वो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमें एक दूसरे को टच करना है, इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ टच करना है। तो टच करने के लिए हमें उन दो मैग्नेट के बीच में का रिपल्सिव फोर्स ओवरकम करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों बार मैग्नेट को जिनके नॉर्थ पोल हमें टच करना है, क्या करना पड़ेगा? उनको जोर से क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के तरफ लाना पड़ेगा। जब हमारे हाथों की मतलब मैग्नेटिक की बार मैग्नेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तभी वो रिपल्सिव फोर्स को क्या करेंगे? ओवरकम करेंगे, तभी नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एक दूसरे को टच करेंगे। तो नॉर्थ पोल ऑफ दो मैग्नेट को हम टच करना चाहते हैं तो हमें प्यार से उनको करीब नहीं लाना है, हमें उनको जोर जबरदस्ती से करीब लाना है। उसके लिए हमें दोनों मैग्नेट को बहुत ज्यादा स्पीड से एक दूसरे की तरफ लाना है, तब जाके वो एक दूसरे को टच करेंगे। वैसे ये बार मैग्नेट जैसा ही है बच्चों, जब मैं इन ऑर्बिटल्स को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एक दूसरे के करीब लाऊंगा, जब वो कोलाइड होंगे तभी उनके रीजन्स एक दूसरे में क्या होंगे? पेनिट्रेट होंगे, तभी वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे, तभी बॉन्ड फॉर्म होगा। मतलब इस कोलिजन थ्योरी का कहना यह है कि कोलिजन्स आर मस्ट फॉर अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, दैट इज रिएक्शन टू अकर, दैट इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब बिना कोलिजन के बॉन्ड तैयार होंगे नहीं नए, और नए बॉन्ड तैयार होंगे नहीं तो प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। तो ये तो उन्होंने कहा कि विदाउट कोलिजन नो न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, नो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, रिएक्शन विल नॉट ऑकर, कोलिजन्स आर मस्ट, कोलिजन्स आर नेसेसरी। बराबर है। तो कोलिजन थ्योरी का कहना यह था कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के लिए तो एनर्जी सप्लाई करके हम उनको ब्रेक कर देंगे, लेकिन मेकिंग ऑफ बॉन्ड के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप होना जरूरी है, और उनको ओवरलैप करने के लिए इनके बीच में के रिपल्सिव फोर्स को हमें ओवरकम करना है, और इनके बीच में के रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करना है तो उनको
हमें फास्टली एक दूसरे के साथ कोलाइड करना है, मतलब विदाउट कोलिजन बॉन्ड का मेक होना, बॉन्ड का तैयार होना पॉसिबल नहीं है, मतलब कोलिजन्स आर नेसेसरी। तो विदाउट कोलिजन बॉन्ड्स कैन नेवर गेट फॉर्म, नो न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगी। इसका मतलब कोलिजन होना ही है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप होना है, एटॉमिक ऑर्बिटल यानी नेगेटिवली चार्ज रीजन, उनको ओवरलैप होना है, तो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करना है, और उसके लिए एकमात्र क्या है, उनको कोलाइड होना पड़ेगा। बिना कोलिजन के वो बॉन्ड फॉर्म ही नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने जो थ्योरी सजेस्ट की उसे क्या बोला जाता है, कोलिजन थ्योरी ऐसा बोला जाता है। तो आज तक क्या हमने देखा कि रेट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। अब कोलिजन थ्योरी का ऐसा कहना है कि रेट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट ऑकर पर सेकंड। तो पहला पॉइंट कोलिजन थ्योरी में हम देखेंगे कोलिजन्स आर मस्ट, विदाउट कोलिजन्स नो रिएक्शन विल ऑकर। तो पहला पॉइंट हम क्या बताएंगे बच्चों, फॉर रिएक्शन टू ऑकर कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग स्पेसीज इज मस्ट, विदाउट कोलिजन रिएक्शन नेवर ऑकर्स, बराबर है। और कोलिजन क्यों होना चाहिए, इसका भी रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि ऑर्बिटल को ओवरलैप होना है, तो रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करना है, तभी जाके क्या होंगे, वो ओवरलैप होंगे, तभी बॉन्ड बनेगा, तभी रिएक्शन होगी। मतलब कोलिजन्स आर मस्ट, किसके बीच में कोलिजन चाहिए, रिएक्टिंग स्पेसीज के बीच में। अब हमने देखा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बराबर है। हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन लेंगे, क्योंकि कोलिजन्स के लिए कम से कम क्या चाहिए, दो तो मॉलिक्यूल लगेगी। तो हम अब देखेंगे कि कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन में लेट अस कंसीडर एनी बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ये तो आपको मालूम ही है, यहां पे मैं ये मिटा देता हूं और फिर एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन को कंसीडर करता हूं। A2B है और इसके साथ B कोलाइड होके क्या तैयार हो रहा है, A2NB2 तैयार हो रहा है। क्या तैयार हो रहा है, A2NB2। तो A2B एक मॉलिक्यूल है और B दूसरा मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए एक रिएक्शन क्या है, बायोमोलिकुलर है। तो लेट अस कंसीडर एनी इमेजिनरी बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन विच A2B रिएक्ट्स विद B टू फॉर्म A2NB2। इस तरह की हम रिएक्शन ले सकते हैं, A2B रिएक्ट्स विद B टू फॉर्म A2NB2, ऐसा भी हम रिएक्शन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी किताब में अलग अलग एग्जाम्पल लिए होंगे, हम ए भी ले सकते हैं। अब पहली कंडीशन है कोलिजन थ्योरी की कि कोलिजन्स आर मस्ट बिटवीन द रिएक्टिंग स्पेसीज, विदाउट कोलिजन प्रोडक्ट्स नेवर गेट फॉर्म, रिएक्शन विल नेवर ऑकर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन है भाई, A2B एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंडेंट है, और मैंने यहाँ पे पावर भी कितने लिए, 1 1। ऐसा क्यों किया मैंने, रेट लॉ डायरेक्टली कैसे क्या लिख लिया, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मैं मॉलिक्युलरिटी बता रहा हूं कि रिएक्शन इज ऑफ, मतलब रिएक्शन इज बायोमोलिकुलर। जब मैं मॉलिक्युलरिटी बताता हूं बच्चों, तो इसका मतलब वो रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री ही होगी। तो रिएक्शन एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ हमें डायरेक्ट मिलता है जस्ट बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। इसलिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A2B टू द पावर 1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर 1। दोनों की पावर मैंने 1 1 ली, क्योंकि जब मैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन बोल रहा हूं, जब मैं मॉलिक्युलरिटी बताता हूं, तब वो रिएक्शन डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, एलिमेंट्री होनी चाहिए। क्योंकि रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी हम बता ही नहीं सकते। मॉलिक्युलरिटी बता रहे हैं मतलब वो रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ हमें थियोरेटिकली ही मिल जाता है। पावर्स कितनी होती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, हमेशा स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की इतनी। अब कोलिजन थ्योरी का कहना यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन यानी क्या बच्चों, नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑकरिंग पर सेकंड इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन इज अ मस्ट, ये तो उन्होंने बताया हमें, विदाउट कोलिजन एटॉमिक ऑर्बिटल नेवर गेट ओवरलैप, नेवर प्रोडक्ट्स गेट फॉर्म, इसलिए कोलिजन्स आर मस्ट। अब कोलिजन्स आर मस्ट ये तो समझ में आ गया, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑकरिंग पर सेकंड पर कैसे डिपेंडेंट है। जाहिर है भाई, जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट तैयार होगा। ऐसा किसका कहना था, कोलिजन थ्योरी का। तो कोलिजन थ्योरी थॉट दैट
कोलिजन्स आर मस्ट फॉर रिएक्शन टू ऑकर, वो अपने इस पॉइंट पर अड़े रहे कि उनका कहना यह था कि बिना कोलिजन का तो प्रोडक्ट तैयार हो ही नहीं सकता, नया बॉन्ड तैयार हो ही नहीं सकता। वो हमें भी बराबर लगता है कि ठीक है भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल से नेगेटिवली चार्ज है, ओवरलैप होंगे तो कोलाइड तो होना ही पड़ेगा, हमने भी मान लिया। अब उन्होंने बताया कि जब जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तब क्या होगा, रेट ज्यादा होगा। तो मैंने Z, ये क्या है भाई, हियर Z इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब देखो हम कोलिजन थ्योरी भी देख रहे हैं और साथ में अरेनियस इक्वेशन को डिराइव भी कर रहे हैं। तो Z क्या है बच्चों, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ कोलिजन ऑकरिंग पर सेकंड। तो कोलिजन थ्योरी का कहना यह था कि जब जिस रिएक्शन में नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड ज्यादा रहेंगे उसका रेट भी ज्यादा रहेगा, जब कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी तब रेट भी कम रहेगा। अब उन्होंने पहला पॉइंट बताया था, इस पहले पॉइंट को फिर हमने कंबाइन किया। R is directly proportional to concentration of reactant as well as rate is directly proportional to the collision frequency। तो इन दो इक्वेशन को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो R is directly proportional to Z into क्या आएगा, concentration of A to B to the power 1 into concentration of B to the power 1। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे कोई तो भी कांस्टेंट मिलेगा K into Z into concentration of A to B into concentration of B। तो मुझे B का कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, A टू B का कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, मैंने कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z को भी क्या किया, फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी मैंने कैलकुलेट कर ली, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी मुझे मालूम है, और समझो मैंने ये जो K कांस्टेंट है, इसे मैं रेट कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो कांस्टेंट है K उसकी भी वैल्यू निकाली। तो जब मैं इन सब की वैल्यू निकालता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ तो जो रेट मुझे मिलेगा उसको क्या कहूँगा मैं, थ्योरेटिकल रेट, क्योंकि ये रेट निकालने के लिए मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मुझे इन दोनों की वैल्यू मालूम थी, ये वैल्यू मालूम थी, K की भी वैल्यू मालूम थी, मैंने वैल्यू पुटअप की इस इक्वेशन में और रेट निकाला, इसलिए थ्योरेटिकल रेट है। थ्योरेटिकल रेट मैंने निकाला। अब थ्योरेटिकल रेट निकालने के बाद मैंने रिएक्शन एक्चुअली कैरी आउट की और रिएक्शन एक्चुअली कैरी आउट करके उसका रेट निकाला, और उसके रेट को मैं क्या कहूंगा, एक्सपेरिमेंटल रेट कहूंगा। क्या कहूंगा मैं उसे, एक्सपेरिमेंटल रेट। तो जब मैंने एक्सपेरिमेंट करके रिएक्शन का रेट निकाला तो मुझे क्या मिला, एक्सपेरिमेंटल रेट मिला। और जब मैंने एक्सपेरिमेंटल रेट एंड थ्योरेटिकल रेट को देखा तो पाया मैंने कि एक्सपेरिमेंटल रेट इज वेरी 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 लेस देन थ्योरेटिकल रेट। मतलब थ्योरेटिकल रेट के तुलना में एक्सपेरिमेंटल रेट क्या है, निग्लिजिबल है, बराबर है। तो बहुत कम पाएगा एक्सपेरिमेंटल रेट थ्योरेटिकल रेट से। इसका मतलब भाई ये सब कुछ हमने जो बताया वो गलत है। अगर सही होता तो ये दोनों रेट के बीच में गुड एग्रीमेंट आता, इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा, मतलब हमने जो कहा है वो गलत है क्या। तो कोलिजन थ्योरी का कहना था नहीं, हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि बिना कोलिजन के तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो ही नहीं सकते, कोलिजन तो होगा ही, कोलिजन की कंडीशन पर वो अड़े रहे। उनका कहना था कि जब जब कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी तब रेट ज्यादा रहेगा। तो फिर भाई हमने आपके कहने के अनुसार तैयार किया फार्मूला, थ्योरेटिकल रेट निकाला और उसे एक्सपेरिमेंटल रेट के साथ मैच किया, तो फिर वो दोनों रेट गुड एग्रीमेंट में क्यों नहीं आए, उल्टा एक्सपेरिमेंटल रेट थ्योरेटिकल रेट के सामने नेग्लिजिबल पाएगा। ऐसा क्यों? तो कोलिजन थ्योरी जिन्होंने सजेस्ट की उन्होंने कहा कि कोलिजन तो मस्ट है भाई, लेकिन इसके अलावा भी जरूर कोई तो भी वहां पे फैक्टर होगा जो रेट को कंट्रोल करता होगा। फिर उन्होंने और थ्योरी को एस्टेब्लिश किया और थ्योरी को मॉडिफाई किया और बताया कि सिर्फ कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से रेट नहीं ज्यादा रहता, उसके साथ कोलिजन के साथ साथ एनर्जी भी मायने रखती है। जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल एक सफिशिएंट एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी के साथ कोलाइड होंगे तभी वो कोलिजन क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। सारे कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो जब ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि कोलिजन तो नेसेसरी है ही, जरूर हमसे कोई तो भी फैक्टर मिस हो रहा है। तो फिर उन्होंने अपने थ्योरी को वापस एस्टेब्लिश किया और कहा कि कोलिजन के साथ साथ एनर्जी फैक्टर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, की रोल यहां पे प्ले करता है। उनका कहना यह था कि जो मॉलिक्यूल एक सफिशिएंट एनर्जी या उस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी के साथ कोलाइड होते हैं तो वही कोलिजन्स क्या होते हैं, फ्रूटफुल होते हैं, वही कोलिजन्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो उन्होंने एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस किया कोलिजन थ्योरी में, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने थर्मोडायनामिक्स में देख ली है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते वक्त। इसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो
तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये वो एनर्जी है जिसे हमें रिएक्टेंट के एवरेज एनर्जी के ऊपर ऐड करना पड़ता है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, बराबर है। The minimum amount of energy that must be added over the average energy of reactant so as to convert it into product is called as energy of activation। और जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की इतनी या उससे ज्यादा एनर्जी है वही क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। जो मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं लेकिन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से कम एनर्जी के साथ कोलाइड हो रहे हैं तो फिर वो प्रोसेस नहीं होगी। अगर आपको पत्थर को तोड़ना है तो आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, हथौड़ा मारना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हथौड़ा कम ताकत से मारा तो फिर पत्थर टूटेगा नहीं, आपको हथौड़ा मारना पड़ेगा एक सफिशिएंट ताकत के साथ। वो ताकत उतनी होनी चाहिए जितनी उस पत्थर को ब्रेक करने के लिए रखती है, या फिर उससे ज्यादा ताकत लगाओ, पत्थर क्या होगा, ब्रेक होगा। वैसे ही रिएक्शन में कोलिजन फ्रूटफुल तभी होंगे जब वो सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड होंगे, और उस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को उन्होंने नाम क्या दिया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। What is meant by energy of activation? The minimum amount of energy that must be added over the average energy of reactant so as to convert it into product is called as energy of activation। अब सारे कोलिजन फ्रूटफुल नहीं रहते, वही कोलिजन फ्रूटफुल रहते जो होते हैं with energy, with kinetic energy equal to or greater than energy of activation। तो जिस मॉलिक्यूल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज्यादा है या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की इतनी है, वही मॉलिक्यूल फ्रूटफुल कोलिजन में हिस्सा लेते हैं और क्या करते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो दूसरा फैक्टर भी उनके ध्यान में आ गया, उन्होंने दूसरा फैक्टर सजेस्ट किया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का। अब हमारे बीकर में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है, उनमें से सारे मॉलिक्यूल के पास पर्याप्त अमाउंट में एनर्जी नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है, तो कितने मॉलिक्यूल के पास इतनी या इससे ज्यादा एनर्जी है। तो फिर हमने अगेन मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके ढूंढ लिया, क्या ढूंढ लिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई। तो हमने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके ढूंढ लिया, हैविंग एनर्जी ई ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, और उसकी वैल्यू कितनी मिली हमें, ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, वेयर आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज अ टेम्परेचर एंड ये क्या है बच्चों, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। तो टोटल मॉलिक्यूल में से इतने मॉलिक्यूल है जिनके पास ई या इससे ज्यादा एनर्जी है, तो ये वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल की जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ कोलाइड होने वाले। अब जब ये फ्रैक्शन ज्यादा रहेगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या उससे ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की फ्रैक्शन ज्यादा है, तो कोलिजन भी फ्रूटफुल ज्यादा होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की इतनी या उससे ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल की संख्या कम है तो फ्रूटफुल कोलिजन भी कम होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन भी कम रहेगा। मतलब उन्होंने क्या बताया कि रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, रेट डिपेंड्स अपॉन द collision frequency as well as rate directly depends upon the fraction of molecule having energy equal to or greater than EA। और वो फ्रैक्शन हमने ढूंढ निकाली बच्चों, कितनी पाई वो फ्रैक्शन, e to the power minus EA upon RT। तो हमें एक और रिलेशन मिला, R is directly proportional to the e to the power minus EA upon RT। T यानी टेम्परेचर इन केल्विन, R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, E यानी क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, R यानी रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इसको हमने नंबर दिया था 1, इसको नंबर दिया था 2, अब इसको नंबर मैं दूंगा 3। अब तीनों इक्वेशन को मैं जोड़ देता हूं, रेट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, रेट डिपेंड्स अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड रेट डिपेंड्स अपॉन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू E और ग्रेटर देन E। इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इंटू, Z क्या है बच्चों, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, e to the power minus E upon RT क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू A और ग्रेटर देन दैट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। तो दूसरा फैक्टर उन्होंने सजेस्ट किया, वो भी हमने कंसीडर किया और फिर उसे कंसीडर किया, रेट का इक्वेशन तैयार किया। अब ये अगेन प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं हटाता हूं और यहाँ पे K डैश एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेता हूं। देखो बच्चों ये रेट कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है, रेट कांस्टेंट अभी तैयार होने का बाकी है हमारा। तो ये K डैश कोई तो भी एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, Z है ये e to the power minus E upon RT into concentration of reacting species। अब हमने ये तो कॉन्सेंट्रेशन मालूम है हमें, Z की वैल्यू भी हमने मैथमेटिकली ढूंढ निकाली थी।
अब ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू ए और ग्रेटर देन ए, इसका भी हमने वैल्यू कैलकुलेट किया अगेन बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। के डैश की भी वैल्यू मालूम कितनी, अब सारी वैल्यूज मालूम है। तो देखिए बच्चों, हमने सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर ली और फिर वैल्यू पुटअप करके रेट निकाला। तो इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम रेट निकाल रहे हैं, थ्योरी का इस्तेमाल करके रेट निकाल रहे हैं, इसलिए इसे मैंने क्या कहा, थ्योरेटिकल रेट। अब थ्योरेटिकल रेट मेरे पास आ गया। अब मैंने एक्सपेरिमेंट तो किया ही था, एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे एक्सपेरिमेंटल रेट भी मिल गया। अब एक्सपेरिमेंटल रेट को और थ्योरेटिकल रेट को जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने देखा कि एक्सपेरिमेंटल रेट में और थ्योरेटिकल रेट में पहले से अब डिफरेंस कम हो गया, अब वो करीब आ गए, लेकिन अभी भी गुड एग्रीमेंट में नहीं आए। क्या देखा मैंने, जब मैंने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का भी कंसेप्ट कंसीडर कर लिया और फिर रेट निकाला, तो थ्योरेटिकल रेट एंड एक्सपेरिमेंटल रेट, इन दोनों के बीच में पहले जो डिफरेंस जा रहा था अब वो डिफरेंस कम हो चुका है, लेकिन अभी भी डिफरेंस है, मतलब वो गुड एग्रीमेंट में नहीं है। मतलब हमने जो पॉइंट कंसीडर किया था उसकी वजह से आंसर करीब आए, मतलब हम सही ट्रैक पर है। अगर हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कंसेप्ट गलत होता तो हमारा आंसर और भी दूर दूर चला जाता, लेकिन हमारा आंसर के बीच में जो डिफरेंस था वो कम हुआ है। आंसर थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वाला नजदीक आ रहा है, मतलब हम सही ट्रैक पर है। हमारा जो कंसेप्ट था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का वो सही खेल गया, बराबर है, मतलब ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अभी भी तो ये दोनों रेट गुड एग्रीमेंट में नहीं है, मतलब कोलिजन के साथ साथ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी जरूरी है। लेकिन अगर ये दोनों ही चीजें होती तो रेट गुड एग्रीमेंट में आते, लेकिन अभी भी रेट गुड एग्रीमेंट में नहीं है, मतलब जरूर कोई वहां पे तीसरा फैक्टर होगा, जरूर कोई तो भी वहां पे फैक्टर होगा। फिर उन्होंने और अपने थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और बताया कि कोलिजन तो जरूरी है ही, साथ में वो कोलिजन जरूरी है जो होते हैं विथ एनर्जी इक्वल टू E और ग्रेटर देन दैट। सिर्फ ये दो कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, और भी एक तीसरी कंडीशन है, और तीसरी कंडीशन उन्होंने कहा कौन सा, प्रॉपर ओरिएंटेशन का। तो जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है वो अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड होते हैं बच्चों, तभी क्या होगा, कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोलिजन फ्रूटफुल रहेंगे। तो तीसरा फैक्टर उन्होंने कहा कि कोलिजन्स मस्ट ऑकर विद द एनर्जी इक्वल टू ए और ग्रेटर देन E बट इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब देखो, हमने बायोमोलिकुलर रिएक्शन ली थी, A2B प्लस B गिव्स A2 प्लस B2। इन जनरल कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब A2B को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, यह है AB है और ये B है और ये है B। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होनी चाहिए। अब B अगर B के साथ कोलाइड हुआ तो B2 मॉलिक्यूल तैयार होने की संभावना ज्यादा है। जब B के साथ कोलाइड होगा तो फिर B2 तैयार होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन यही भी अगर A के साथ कोलाइड हो गया तो फिर B2 तैयार होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। मतलब कोलिजन तो होना ही चाहिए, वो भी एनर्जी इक्वल टू E और E से ज्यादा एनर्जी के साथ होना चाहिए, लेकिन यही सफिशिएंट नहीं है, उनका कोलिजन प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी होना चाहिए। तो ये जो B है वो A के साथ कोलाइड हुआ तो B2 कभी तैयार नहीं होगा। ये B ने B के साथ कोलाइड होना चाहिए, और B ने B के साथ कोलाइड होने के लिए कोलाइडिंग मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन प्रॉपर चाहिए। जब ये मॉलिक्यूल इस तरह से कोलाइड होंगे तभी B2 तैयार हो सकता है, बराबर है। क्या तैयार होगा, A2 एंड क्या तैयार होगा, B2 तैयार होगा। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन इज मस्ट। जैसे कि आपको अब डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, आपकी इच्छा है, इच्छा तो बहुत ही जरूरी है, बिना इच्छा के आदमी कोई कुछ बन नहीं सकता, इच्छा चाहिए। अब सिर्फ इच्छा होके आदमी डॉक्टर या इंजीनियर तो नहीं बनता, उसको हार्डवर्क भी करना पड़ता। कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, उतना जितना कट ऑफ से ज्यादा मार्क हासिल करने के लिए लगता है उतना। सबसे पहले आपके मन में इच्छा शक्ति चाहिए कि नहीं भाई मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, इच्छा शक्ति चाहिए, क्योंकि आप इच्छा नहीं करोगे तो हमारी इच्छा से तो कुछ होगा नहीं। स्टूडेंट की इच्छा चाहिए, इच्छा शक्ति ज्यादा चाहिए। सिर्फ इच्छा शक्ति होकर नहीं चलेगा, उस बच्चे को ताकत से मेहनत करनी पड़ेगी, और कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, उतनी जितनी कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए जरूरी है। या तो आप कट ऑफ के इतने मार्क्स हासिल करो या उससे ज्यादा मार्क्स हासिल करो तो आपका नंबर लगेगा। कट ऑफ से कम मार्क्स मिले तो नंबर नहीं लगेगा, आपकी मेहनत वेस्ट गई। तो आपको उतनी मेहनत करनी है जितनी मेहनत से आपको या तो कट ऑफ के इतने या कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स मिले। इच्छा भी है और आपने मेहनत भी की, लेकिन आपको गाइडेंस अच्छा नहीं मिला तो फिर आपकी मेहनत भी वेस्ट जाएगी
और आपकी इच्छा भी कुछ रोल प्ले नहीं कर पाएगी। आपको अच्छा गाइडेंस भी चाहिए, अच्छा गुरु चाहिए जो आपको अच्छा नॉलेज दे, प्रॉपर से आपकी प्रैक्टिस करवा के ले, ईमानदारी से प्रैक्टिस करवा के ले। कोई उसके मन में संदेह नहीं होना चाहिए आपके लिए, कटुता नहीं होनी चाहिए आपके लिए। मतलब गुरु और शिष्य का जो रिलेशन होना चाहिए वैसा, कोई भी गुरु अपने बच्चों का नुकसान नहीं होने देता। अगर ऐसा आइडियल टीचर आपको मिलता है, अच्छा गुरु आपको मिलता है, तो आपको गाइडेंस भी बहुत अच्छा करेगा। वो समय पर डांटेगा, समय पर मारेगा आपको, समय पर आपको प्यार से समझाएगा, लेकिन आपसे मेहनत करवा लेगा, आपको अच्छी राह दिखाएगा, ऐसा इसी प्रैक्टिस कर भाई, तेरे को मार्क्स मिलेंगे। ऐसा अगर आपको गुरु भी मिला तो आप सक्सेसफुल हो गए। इच्छा है, मेहनत भी है, लेकिन गुरु अच्छा नहीं है, वो बहुत ही शॉर्टकट में आपको सब कुछ समझ आ रहा है, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो गुरु भी अच्छा चाहिए, गाइडेंस भी अच्छा चाहिए। तो वैसे कोलिजन भी चाहिए, एनर्जी ये और ग्रेटर देन ये के साथ कोलाइड होना चाहिए, वैसे प्रॉपर ओरिएंटेशन भी जरूरी है। तो जब बी के साथ बी कोलाइड होगा तभी बी2 तैयार हो सकता है। बी और ए कोलाइड हुए तो फिर प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने थ्योरी में तीसरा पॉइंट इंक्लूड कर दिया, प्रॉपर ओरिएंटेशन, कोलिजन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं, उनमें से कुछ फ्रूटफुल कोलिजन है। फ्रूटफुल कोलिजन कितने हैं, उनकी फ्रैक्शन भी हमने मैथमेटिकली ढूंढ निकाली, e⁻⁻c/RT। कोलिजन्स हो रहे हैं, फ्रूटफुल कोलिजन्स भी हो रहे हैं, उसकी फ्रैक्शन हमने मेजर की e⁻⁻c/RT। अब इतने सारे फ्रैक्शंस ऑफ कोलिजन में से कितने कोलिजन्स प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो रहे हैं? अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में होने वाले कोलिजन की संख्या ज्यादा रहेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा रहेगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या कम रहेगी तो रेट भी कम रहेगा। तो उन्होंने तीसरा पॉइंट प्रॉपर ओरिएंटेशन का सजेस्ट किया और उन्होंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो रेट ज्यादा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड होने की प्रोबेबिलिटी कम है तो रेट भी कम होगा। तो उन्होंने एक चौथा फैक्टर बता दिया। इस चौथे फैक्टर को भी हमने ऐड किया तो अब हमारे पास क्या आया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू ये और ग्रेटर देन ये। क्या है उसकी वैल्यू, e⁻⁻c/RT। फिर ये p मैं पहले लिख देता हूं, नोट्स में भी पहले है, मतलब आपको कुछ अलग नहीं लगेगा। तो रेट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन प्रोबेबिलिटी फैक्टर, रेट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड रेट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विथ एनर्जी इक्वल टू ए और ग्रेटर देन ए। एंड ये तो कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंडेंट है ही भाई, बराबर, बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो है। अब हमने इसको सॉल्व किया और कांस्टेंट निकाला, तो यहां पे संयोग से कांस्टेंट की वैल्यू कितनी पाई गई, 1 रखूंगा, नहीं रखूंगा तो भी चलेगा। तो आर थ्योरेटिकल रेट की मुझे वैल्यू मिली क्या, कांस्टेंट की वैल्यू आई 1, तो थ्योरेटिकल रेट मिला P इंटू Z इंटू e⁻⁻e/RT इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A to B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। और जब मैंने इस थ्योरेटिकल रेट को इन सब की वैल्यू डाल के कैलकुलेट किया और एक्सपेरिमेंटल रेट के साथ मैच किया, तब जाके मैंने पाया कि एक्सपेरिमेंटल रेट एंड थ्योरेटिकल रेट अब हर बार क्या आ रहे हैं, गुड एग्रीमेंट में आ रहे हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जब मैं इन तीनों फैक्टर को कंसीडर करता हूं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन को, तब जाके एक्सपेरिमेंटल रेट एंड थ्योरेटिकल रेट हर बार गुड एग्रीमेंट में आ रहे हैं। एक बार नहीं, हर बार, जितनी बार रिएक्शन कैरी आउट की उतनी बार आपने दोनों रेट में क्या पाया, गुड एग्रीमेंट पाया। मतलब दोनों रेट गुड एग्रीमेंट में आ रहे, बार बार गुड एग्रीमेंट में आ रहे, मतलब अब कोई फैक्टर बाकी नहीं रहा। अगर कोई फैक्टर बाकी रहता तो ये दो गुड एग्रीमेंट में हर बार नहीं आते। तो इस तरह से कोलिजन थ्योरी ने हमें स्टेप बाय स्टेप रेट किस किस पर डिपेंडेंट है वो बताया। तो कुछ फैक्टर तो हमने पहले देख लिए थे, उसने कुछ फैक्टर बताए। कोलिजन इज मस्ट, विदाउट कोलिजन नो रिएक्शन ऑकर्स, मोर द कोलिजन फ्रीक्वेंसी मोर विद द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा फैक्टर बताया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का, जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की इतनी या उससे ज्यादा एनर्जी है वही प्रोडक्ट में तब्दील होगा, वही कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसको भी हमने कंसिडर किया। एंड लास्टली उन्होंने ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन का भी कंसेप्ट बताया, उसको भी हमने कंसिडर किया। तो जब हम तीनों कंसेप्ट को कंसिडर करते हैं तब एक्सपेरिमेंटल रेट एंड थ्योरेटिकल रेट क्या आता है, गुड एग्रीमेंट में आता है। तो हमें कोलिजन थ्योरी का इस्तेमाल करके थ्योरेटिकल रेट लॉ मिला।
आर टी एच इज इक्वल टू पी इंटू जेड इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बराबर है। थ्योरेटिकल रेट एंड एक्सपेरिमेंटल रेट अब क्या आ रहा है, गुड एग्रीमेंट में आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल रेट हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, आर से। थ्योरेटिकल रेट RTH, एक्सपेरिमेंटल रेट को अब हम क्या करेंगे, R से। लेकिन हमें एक्सपेरिमेंटल रेट मिलता है बाय यूजिंग द रेट लॉ। तो हमने जब रेट लॉ तैयार किया था तो क्या मिला था बच्चों हमें, R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। रिएक्शन भाई बायोमोलिकुलर है, मॉलिकुलरिटी बता रहे हैं मतलब रिएक्शन एलिमेंट्री है, और एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसका रेट लॉ हमें सीधा सीधा मिलता है जस्ट बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। इसलिए ए टू बी की पावर बनाएगी और बी की भी पावर बनाएगी। जितने मॉलिकुलर रिएक्शन में है उतने सारे अपियर होंगे रेट लॉ में। तो ये रेट लॉ मिला एक्सपेरिमेंटली, और अब कोलिजन थ्योरी का इस्तेमाल करके मुझे रेट लॉ मिला। कोलिजन थ्योरी का इस्तेमाल करके मुझे रेट लॉ मिला। क्या मिला है देखो, R इज इक्वल टू P इंटू जेड इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब दोनों रेट इक्वल है, रेट लॉ से निकाला हुआ रेट मतलब एक्सपेरिमेंटल रेट, एंड अब थ्योरी से निकला हुआ ये रेट, दोनों इक्वल है। थ्योरेटिकल रेट एंड एक्सपेरिमेंटल रेट आर इन गुड एग्रीमेंट, मतलब ये दोनों इक्वल है तो LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, P इंटू जेड इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब दोनों को मैं इक्वेट करता हूं तो ये बी कैंसिल हो जाएगा, ए टू बी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, K इज इक्वल टू P इंटू जेड इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो इस तरह से मुझे इक्वेशन मिलेगा। अब P प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन है और ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। कोलिजन फ्रीक्वेंसी वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिनन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है रिएक्शन का तो Z की भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। P भी कांस्टेंट है, Z भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, एक न्यू कांस्टेंट होगा। P एंड Z दोनों कांस्टेंट है तो इन दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी क्या होगा, न्यू कांस्टेंट, एंड लेट दैट बी A। तो हमें क्या मिला, K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस E अपॉन आर टी, वेयर प्रोडक्ट ऑफ P एंड Z इज इक्वल टू A। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला है, इस इक्वेशन को हम किस नाम से जानते हैं, अरेनियस इक्वेशन। किस नाम से जानते हैं बच्चों, हम इसे अरेनियस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो देखो हमने क्या किया, कोलिजन थ्योरी का थ्योरी एंड ये जो अरेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन है वो साथ साथ लिया, मतलब समझने के लिए आसान हो जाए, बराबर है। तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने मन लगा के देखना, ये डेरिवेशन कैसे आया वो भी देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें अरेनियस इक्वेशन मिला इक्वेट करके, और क्या मिला, K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ये जो A है ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर के पहले है, इसलिए A को हमने नाम दिया प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या नाम दिया हमने A को, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसका ही दूसरा नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। क्या नाम है इसका, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो here A is a constant again and this constant is known as pre-exponential factor और frequency factor। K and A के units हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। Units of K and A are always same। और इस इक्वेशन को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, अरेनियस इक्वेशन के नाम से। तो हमने कोलिजन थ्योरी की थ्योरी भी देखी और साथ में उसी थ्योरी का इस्तेमाल करके अरेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन भी देख लिया। तो हमें क्या मिला, K इज इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस E अपॉन आर टी, वेयर A इज अ कांस्टेंट एंड इज नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। यूनिट्स ऑफ K एंड A हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और आज हम यहाँ पे रुक जाएंगे, कल हम अरेनियस इक्वेशन के और आगे के पॉइंट्स देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।